हेलो भाई, हाँ मत बोलना। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन या जिसको एक्सप्लेन ना किया इसके, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। किसकी? मटेरियल बॉडी की होती है। किसकी होती है? मटेरियल बॉडी वो होती है जिसके पास क्या होता है? देखो कितना अच्छा लिख रखा है बच्चे ने, कभी इसको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट और रिपेल टू अनदर चार्ज बॉडी, जिसके कारण ये दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अपनी तरफ खींचती है या अपने से दूर धकेलती है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम होती है। एक फराडे जो होता है वो 96500 कूलम के बराबर होता है। एक नैनो कूलम, एक माइक्रो कूलम, एक पिको कूलम की कुछ ये वैल्यू होती है। टाइप ऑफ चार्ज की बात करूं तो अपने पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का बेसिक एग्जांपल क्या है? ये। नेगेटिव चार्ज का बेसिक एग्जांपल क्या है? ये। ठीक है। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है, डाउन क्वार्क नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है। चार्ज की वैल्यू आप देख लीजिए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है और बीटा पार्टिकल क्या भी है? नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है। कुछ और भी एग्जांपल है, ठीक है, उसकी आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि चार्ज आपका जो होता है भैया क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? और अगला भैया प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी में वो भी स्केलर ही है। और ये प्रॉपर्टी भी है एडिटिविटी। क्या कहता है? इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बॉडी के अंदर कितने चार्ज है? Q1 Q2 और Q3, तो टोटल चार्ज क्या होगा? सबके सबके बराबर आएगा। एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, 2 कूलम, 4 कूलम, -1 कूलम, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 5 कूलम। इस बॉडी के ऊपर -2 कूलम है और +2 कूलम है, टोटल चार्ज क्या आ गया? ये किस पे वैलिड रहता है भैया? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करता हूँ। अगर मैक्रो पे जाऊं तो मैक्रो पे चार्जेस का नंबर बहुत ज्यादा आएगा, उनसे आने वाला जो चार्ज है वो क्या होगा? बहुत कम आएगा। नंबर बहुत बड़ा और चार्ज जो आएगा वो बहुत छोटा, मतलब चार्ज का जो अमाउंट है वो नंबर के आगे इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, मतलब उसका कोई महत्व नहीं निकलता। चार्ज आएगा 1 कूलम और नंबर रहेगा 100 ट्रिलियन। अब 100 ट्रिलियन के आगे 1 की क्या औकात भाई? तो इसलिए छोटे लेवल पर ही वैलिड रहता है, बड़े लेवल मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये क्या होता है? फेल्ड हो जाता है। ठीक है भैया, समझ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है भैया? चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। क्या है भैया? चार्ज। अगर मैं बात करूं रेस्ट मास क्या होता है? m1 अगर किसी बॉडी का, और मोशन में उसका मास क्या होता है? m2 हो जाता है, तो दोनों मास बराबर नहीं आते कभी। एक बॉडी का मास रेस्ट और मोशन वाला मास क्या होता है? अलग होता है, यानी मास क्या होता है? वेरिएंट होता है। लेंथ किसी बॉडी की L1 है रेस्ट की कंडीशन में, तो वही लेंथ क्या होती है? मोशन कंडीशन में क्या होती है? L2 आती है। दोनों आपस में बराबर नहीं रहती। ठीक है, यानी लेंथ भी क्या है भैया? वेरिएंट नेचर की, बदलती है। एक ही बॉडी की लेंथ बदलती है। टाइम भी क्या होता है? रेस्ट में किसी बॉडी के लिए टाइम आपका T1 बीत रहा है, तो मोशन में वही बॉडी के लिए टाइम क्या होगा? T2 की तरह बीतेगा। स्लो जाएगा, तो तेज हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ पर T1 T2 के बराबर नहीं, इसलिए टाइम भी क्या है भैया? वेरिएंट नेचर का है। क्या है? बदल। लेकिन अगर किसी बॉडी पे चार्ज रेस्ट की कंडीशन में Q है और मोशन कंडीशन में क्या है भैया? Q2 है, तो दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। यानी चार्ज क्या है भैया? इनवेरिएंट नेचर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, बड़े लेवल पे अप्लाई होती है। ठीक है, समझ गया? आगे बढ़ते हैं भैया। हेलो हेलो, अब बोलना। क्लास में थोड़ी देर बाद कॉल करियो, ठीक है? बारी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहाँ पे थे मैं? हाँ, ये है भैया चार्ज ट्रांसफर्ड विद मास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। साला प्रैंक कर रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक। तो चार्ज ट्रांसफर्ड विद मास, अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो वो जब भी हो सकता है जब मास का ट्रांसफर हो। क्योंकि चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है। क्या होता है? मास होता है, तो अपने साथ चार्ज के साथ साथ क्या ले आता है? मास भी ले आता है। ठीक है, तो जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है तो इसका मतलब वहां पर मास का भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो ही रहा है। ठीक है, ये हो गया चार्ज ट्रांसफर विद मास। ठीक है, अगला भैया कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है भैया? कहता है भैया टोटल इनिशियल चार्ज बराबर में टोटल फाइनल चार्ज। हमेशा चार्ज की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। जैसे ए बॉडी के ऊपर इनिशियली चार्ज क्या था? 0। फाइनली चार्ज क्या था? सॉरी, इनिशियली ए और बी पे कुल चार्ज क्या था? ए पे चार्ज 0, बी पे चार्ज 0, तो टोटल चार्ज क्या होगा?
जीरो ही आएगा, 0 + 0। अभी क्या हुआ, ए बॉडी ने बी बॉडी को क्या किया, ए बॉडी ने बी बॉडी को क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसके ऊपर क्या आएगा, 2 नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, क्या हो गया फिर, पहले 0 था 0 था, 0 + 0, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ले लिया, इसके ऊपर क्या आ गया, 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आ गया, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, बराबर में क्या आ गया, 0, यानी इनिशियल चार्ज बराबर में फाइनल चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है भैया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ फ्रैक्शनल चार्ज इज नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शन में चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं, ऐसा डेसिमल पॉइंट वगैरह में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, या तो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा, एन ही होगा, वेयर n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर n क्या है भैया, फ्रैक्शन, अगर क्या होगा, n क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा तो चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन मतलब कि डेसिमल में आए, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमें, और यहाँ पर ये ध्यान रखना, द ट्रांसफर चार्ज फ्रैक्शनल चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ये बता दिया मैंने। ठीक है, n की वैल्यू हमेशा क्या नहीं चाहिए, या तो 1 या 2 या 3। ठीक है, क्वेश्चन मैंने करा रखा है यहाँ पर, अब देखिए क्वेश्चन भी जरा, क्वेश्चन भी साथ साथ में करा के चलूंगा अगर मैं अपनी नोट से पढ़ाऊंगा तो, क्योंकि सब अपने हिसाब से होता है हमें। ठीक है, क्या रखा है भैया, क्यू कितना दे रखा है, क्यू कितना दे रखा है, ये कुल चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या है ये चार्ज पॉसिबल है, तो पॉसिबल बताने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन, क्या निकालना पड़ेगा, तो हमने एन निकाला, क्यू इक्वल्स में क्या होता है, एन ही होता है, एन निकाला, क्या आ गया, अभी फ्रैक्शन में आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में आ रहा है ऐसा करके। ठीक है, क्या ये चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल है, क्या निकालना है, एन निकालना है, एन निकाला तो क्या आ गया भैया, 40 आया, चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल है क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आया है। कह रहा है भैया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर, तो मैंने अपने आप से अज्यूम कर लिया कि वाटर के कप में कितना पानी है, 180 ग्राम। ठीक है, कितना का पानी है, 80 ग्राम है, तो मोलर मास क्या होता है पानी का, 18 ग्राम, तो कितने मोल हो गए, अब मुझे पता लग गया 10 मोल है इसके पास मॉलिक्यूल, किसके, वाटर के, वाटर के 10 मोल मॉलिक्यूल है, एक मोल में क्या होता है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो भैया अब देखिए, अब ये हो गया भैया अपने पास 10 मोल हो गया, तो हमें पता लग गया मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, 10 मोल के अंदर, एक मोल के अंदर इतना, तो 10 मोल के अंदर इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें पता भी है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल H2O क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे पता, H2O, एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 H के पास 2 H होते ना, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो कुल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, साढ़े चिल्लाकर हैप्टा मार दूंगा उल्टा हाथ का। ठीक है, बर्दाश्त नहीं है मुझे, चल खैनी बना। ठीक है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, अपने को पता भी है एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, कितने हो गए, कितने मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल के पास 10, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास कुल कितना चार्ज होता है, उतना, हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की संख्या पता है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, अब हमें पता है वाटर इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर में नंबर ऑफ, खत्म, बराबर हो गया, आंसर आ गया, समझ गया भाई, कितने प्यारे तरीके से हो जा रहे हैं। काल्टे बता क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, अब कह रहा है भैया कि कैलकुलेट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो 1 किलोग्राम के अंदर, 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बेटा इसके एक रफ्ता मार दिया, जमाई मार रहा है, इतना बड़ा मुंह खोला हो तो तेरा सर बड़ा है, वरना घुस जाता क्यों, पता नहीं क्या बता, इतने इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ इसको, फिर भी नहीं था रही, ये बर्बादी की निशानी है, ये तेरी और बर्बादी के बीच में बस मैं खड़ा हूं। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन 1 किलो इलेक्ट्रॉन, 1 किलो पन्नी में 1 किलो ऐसा पन्नी भरी पड़ी है इलेक्ट्रॉन से, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अपने को पता भी है एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इतना होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इतना होता है, तो किलो को यहीं पे छोड़ दो, इसको यहाँ पे लेके आओ, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भैया इतने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 किलो के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है, कितने है, अब नेगेटिव चार्ज पूछ लेगा, तो भैया इतने इलेक्ट्रॉन है, एन कितना आ गया, इतने, 1 किलो में कितने इलेक्ट्रॉन, इतने, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता 1.6 × 10⁻90। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता ही है, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा, 1 किलो के अंदर इतना नेगेटिव चार्ज आ जाए। समझ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। टॉपिक है तो किसी बॉडी को किस प्रकार से चार्ज किया जाए। तो भैया पहला टॉपिक क्या, बाय फ्रिक्शन में बड़ी वाली एटम वाली बॉडी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। छोटे वाली बॉडी क्या करती है, एटम को गेन करती है। बड़ी वाली बॉडी के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। छोटी वाली बॉडी के ऊपर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। इसने जल्दी लूज कर दिया, इसका वर्क फंक्शन क्या है, स्मॉल है। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं किया था, इसलिए इसका वर्क फंक्शन क्या है, ज्यादा। कम वर्क फंक्शन वाली बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ज्यादा वर्क फंक्शन वाली बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। समझ गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन खत्म। समझ गया, ठीक है। वर्क फंक्शन पता ही ना भैया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, छोटे वाले एटम को, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन एटम न्यूक्लियस के क्या ज्यादा पास में, न्यूक्लियस ने उसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। और बड़े वाले एटम का इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से दूर है, तो उसने लूजली पकड़ रखा है। ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, तो छोटे वाले एटम को ज्यादा देनी पड़ेगी, और बड़े वाले एटम को कम एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी एनर्जी में क्या होगा, निकल जाएगा, और वो छोटे वाले एटम के जैसे संपर्क में आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। बड़ा वाला एटम का मास क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है। और क्या एक्वायर करेगा, स्मॉल वर्क फंक्शन लार्ज। बड़ा अच्छा बता रखा है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। इसके सबसे प्यारी डेफिनेशन है, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। किसका चार्ज, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू टिल देयर पोटेंशियल बिकम, जब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए भैया, सेम ना हो जाए। समझ गए, सेम हो गया भैया दोनों का पोटेंशियल, तो अब क्या करें भैया, चलो चार्ज दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तब चार्ज का फ्लो रुक गया। क्या, चार्ज का फ्लो रुक गया। अब देखिए भैया, एक बॉडी है जिसका पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट है। एक बॉडी है जिसका पोटेंशियल क्या है, 5 वोल्ट है। इनमें से हायर पोटेंशियल पर कौन है, 10 वोल्ट वाली, और लोअर पे क्या है, 5 वोल्ट वाली है। कम पॉजिटिव चार्ज होगा, और ज्यादा पोटेंशियल पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही मैं इन दोनों को बॉडी को कनेक्ट करता हूं तो भैया कहाँ होता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ पे फ्लो करता है, 10 से लेके 5 की तरफ। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि 5 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है, जब 5 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो 5 वोल्ट वाली इलेक्ट्रॉन दे रही है। जो इलेक्ट्रॉन देगी उसका पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेगी उसका पोटेंशियल धीरे धीरे घटेगा। यानी धीरे जब कनेक्शन कर दोगे तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। 5 वाली का धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे दोनों का पोटेंशियल बैलेंस में आता है, ऐसे चार्ज का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि 10 वोल्ट वाली बॉडी 5 वाली वोल्ट वाली बॉडी को क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज दे रही है। कौन सा चार्ज दे रही है, कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। एक्चुअल में होता क्या है, नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर कहां से, हाइयर से लोअर में हम क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, लोअर से हाइयर में नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। अब 0 और -4 यहाँ पर दो बॉडी दे रखी है। क्या रखी है, तो ये दो बॉडी दे रखी है अपने पास, 0 वोल्ट है, -4। किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो 0 का पोटेंशियल ज्यादा है। यानी 0 के पास पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। और नेगेटिव वाले के पास क्या होगा, चार्ज क्या है, नेगेटिव वाले के पास क्या होगा, ज्यादा लोअर पोटेंशियल है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। जब हम इसको कनेक्शन देंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव देगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये इसको क्या कर रहा है, नेगेटिव देगा। जो नेगेटिव देता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। मास क्या होता है, घटता है। जो नेगेटिव देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, उसका मास घटेगा। अब जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसका मास क्या होता है, बढ़ता है। और पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लिखवाया था मैंने। यहाँ पर एक बॉडी है जिसका पोटेंशियल क्या 10 वोल्ट है नीचे, है ना। एक बॉडी है जिसका पोटेंशियल क्या भी है, 10 वोल्ट है नीचे, ठीक है। 10 वोल्ट है, एक का क्या है, 5 वोल्ट है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। हमने कनेक्शन कर दिया, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसको देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव नेचर क्या होगा, कम होगा। पॉजिटिव नेचर कम होगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, गिरेगा। जिसका पोटेंशियल कम होता है, अभी यहाँ से तो नहीं पता लगेगा, जब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसके इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। और इसका मास, ये इलेक्ट्रॉन इसको लूज करेगा तो इसका इसमें मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसका पोटेंशियल घटता है, लेकिन उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गया, चलो।
NaCl की बात की थी मैंने, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल देता है। NaCl में क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्या करता है? अब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करता है? हाइयर पोटेंशियल वाली बॉडी, यानी क्लोरीन का पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा होता है। और लूज को इसने किया सोडियम ने, उसका पोटेंशियल क्या था? कम था। ठीक है, जब उसने पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम के ऊपर क्या गया? पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल उसका बढ़ गया, मास लेकिन क्या होगा? घट गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल क्या था? ज्यादा था। पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, मास भी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, और पोटेंशियल क्या हो गया? घट गया। समझ गया? ऐसे बार बार 50 और 50 वोल्ट वाली बॉडी कभी एक दूसरे को चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक है, ये वाली बॉडी, इन दोनों बॉडी, ये वाली बॉडी क्या कर सकती है? यहाँ पर ये वाली बॉडी इसको क्या करेगी? चार्ज करेगी। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कम चार्ज वाली बॉडी ज्यादा चार्ज वाली बॉडी को सकता है चार्ज करेगी। रीजन क्या होता है? कि हो सकता है ज्यादा चार्ज वाली बॉडी के ऊपर पोटेंशियल क्या हो? कम, और कम चार्ज वाली बॉडी के ऊपर पोटेंशियल क्या हो? ज्यादा। तो ये पोटेंशियल पे ही डिपेंड करता है चार्जिंग वाला। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आता है भैया डाइलेक्ट्रिक। क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में सबसे पहला टॉपिक है भैया डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक वो बॉडी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? दोनों सेम अमाउंट में होता है। नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, इसको कहते हैं अनपोलराइज्ड बॉडी। क्या कहते हैं इसको? तो किसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही सेंटर पर पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको चार्ज बॉडी के पास मिलाता हूँ, कौन सी चार्ज बॉडी है? तो इसके सामने वाले फेस पे क्या होता है? माइनस, और दूसरे वाले फेस पे क्या होता है? अब दोनों का सेंटर क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। इसको क्या कहते हैं भैया? पोलराइज्ड बॉडी। क्या कहते हैं इसको? और ये जो चार्ज इसमें खिंच के आया इसको कहते हैं रिक्वायर्ड चार्ज, और ये जो दूर भाग के गया रिपेल हुआ इसको कहते हैं एक्सेस चार्ज। क्या कहते हैं? और ये ध्यान रखना कि ये वाली बॉडी, पोलराइज्ड बॉडी, हमेशा क्या होती है? चार्ज बॉडी की तरफ खिंच के आती है। रीजन क्या है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के क्या है? ज्यादा क्लोज में, पॉजिटिव के क्या है? दूर में। तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? कम होगा। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, रिपल्सिव फोर्स कम, तो ओवरऑल फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो हमेशा पोलराइज्ड बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी चार्ज बॉडी। नॉट ऑल पोलराइज्ड बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी चार्ज बॉडी। देखो आप देखिए केस फर्स्ट है, हमें किस चार्ज की रिक्वायरमेंट है? पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है। बॉडी कैसी है? अनपोलराइज्ड है, डाइलेक्ट्रिक है। हमने क्या किया? इसके पास में क्या रख दिया? माइनस। इधर क्या आ गया? इधर क्या आ गया? ये हो गया पोलराइज्ड। ये बॉडी इसके तरफ अट्रैक्ट होगी, लेकिन खींचने छूने नहीं दे रहे। अब हमने क्या किया? अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने के साथ ही इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले गए? जमीन के अंदर। क्योंकि जमीन का पोटेंशियल क्या है? 0। इसका पोटेंशियल क्या है? इसका पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव। इसका पोटेंशियल, जमीन का पोटेंशियल क्या होगा? 0। 0 ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा? 0 ज्यादा। जमीन का पोटेंशियल क्या है? ज्यादा। अब ज्यादा पोटेंशियल वाली बॉडी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को खींचती है। जब इलेक्ट्रॉन को सारा खींच लेगी तो ये क्या होगा? इसका पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया। तो पूरी बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ जाता है, चार्ज आती है। क्या होती है? समझ गए? तो इस तरीके से बॉडी के ऊपर क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। रीजन क्या है? अर्थ का पोटेंशियल 0 इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है। और अर्थ की कैपेसिटी अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें थोड़ा बहुत चार्ज डालने से कोई पोटेंशियल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भैया, अब देखिए अर्थिंग। अर्थिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक्सेस चार्ज बॉडी का क्या होता है? अर्थ के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, चलो देखिए अर्थिंग तो बता दिया आपको। ठीक है, और बॉडी के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है? हमें पता लगा बॉडी। अब रिक्वायर्ड क्या भी है? नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक अनपोलराइज्ड बॉडी। ये क्या है? इसके पास हम क्या लाए? इसके पास में क्या लाए? मैं ये क्या होगी? पोलराइज होगी। सामने क्या आ गया? पॉजिटिव। दूर क्या आ गया? इस साइड का पोटेंशियल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्या हो गया? क्योंकि पॉजिटिव है। अब मैं अर्थिंग करूंगा तो अर्थ का पोटेंशियल क्या है? 0। इसका पोटेंशियल क्या है? ज्यादा। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे आएगा? जमीन से। अर्थ का पोटेंशियल लोअर है ना, और इधर साइड का पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन नीचे से कहां आएगा? ऊपर। कब तक आएगा? जब तक कि इसकी पोटेंशियल क्या कर दे? अर्थ के बराबर ना हो जाए। अर्थ का पोटेंशियल क्या है? इसको भी 0 करने के लिए इसके सारे चार्ज को क्या करना पड़ेगा? वैनिश कर। ये सारा चार्ज खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या बचा केवल? तो ये बॉडी कैसे होगी? नेगेटिवली चार्ज। क्या होगी? तो इस तरीके से। समझ गया भाई? हाँ बिल्कुल, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने इतना इजी बता दिया आपको कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव का पोटेंशियल हायर, नेगेटिव पोटेंशियल लोअर। 0 नेगेटिव से ज्यादा होता है, पॉजिटिव से कम होता है। ये ध्यान रखना। रिक्वायर्ड बोथ चार्ज साइमल्टेनियसली। बेटा फोन मत करो, गुस्सा आ जाएगा मुझे। रिक्वायर्ड बोथ चार्ज साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पर अपने को दोनों चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? दोनों चार्ज चाहिए। ठीक है, अगर एक ही टाइम पे अपने को दोनों चार्ज चाहिए तो हमने क्या किया? पहले दोनों बॉडी को आपस में जोड़ दिया। क्या किया?
ये दोनों पहले अलग अलग थी, दोनों क्या थी, अनपोलराइज बॉडी थी, ठीक है। जोड़ दिया मैंने, उसके बाद क्या हो गया, इसके पास में ये जोड़ दिया ना, और उसके बाद एक बारी बॉडी को कहाँ ले गया, प्लस के पास, तो क्या ले गया, प्लस के पास। तो इसका पोटेंशियल क्या है, याद है, इसके पास कौन खींच के आएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इस साइड में क्या होगा, नेगेटिव, इस साइड में क्या होगा, बीच में ये वायरिंग क्या करो, काट दे, एक बॉडी क्या होगी पॉजिटिव, दूसरी में क्या होगी, समझ गया। चार्जिंग में ध्यान रखना, सारा फंडा किसका है, चाहे कोई सी भी टाइप की चार्जिंग कर रहे हो आप, सारा फंडा किसका है, पोटेंशियल का, किसका है, ठीक है, पोटेंशियल का सारा फंडा है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है भैया, द फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट, जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है और दोनों चार्ज किस कंडीशन में होते हैं, तो उस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जब लगेगा, जब एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा क्या होगा, दोनों गुणा करो, पॉजिटिव गुणे में नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव गुणे में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव गुणा करूंगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव या नेगेटिव, माइनस कैसे आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए ना, ठीक। तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो तो चार्ज का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो का मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या होगा, और रिपल्शन जब होगा, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव से लाइक चार्ज का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, क्या होता है, समझिए भैया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कूलॉम्स नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि दोनों चार्ज के बीच में जो भी फोर्स होगा वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट क्या होगा, डायरेक्टली होगा, और उनके बीच में जो दूरी है, सनी नहीं है रिवीजन क्लास में, ये पिटा दोनों को मारूंगा मैं अगली क्लास में, बात समझ, चाहे कोई कितना ही बोले, चाटे ही चाटे मारूंगा दोनों में। बट वो बोलते ना, अरे नहीं सर, नहीं सर, मारूंगा राजू, कोई नहीं बचा सकता। कितनी मांगी कसम होगी, अगर तेरे को फिजिक्स से ज्यादा प्यार होगा निकल जा, निकल जा। डायरेक्ट है साले। अब मेन टॉपिक है, चल ठीक है, जा तेरी सीएस की क्लास है, अब सीएस की क्लास उसकी हफ्ते में एक दिन क्लास होती है उसकी, राजू चूड़ा है, ठीक है। तो जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का क्या होता है, डायरेक्टली होता है। अब देखो, इस चीज को बताने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल कराए हैं कि अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब मैं चार्ज के ओए चार्ज के प्रोडक्ट की बात करूंगा तो डिस्टेंस की बात नहीं करूंगा, डिस्टेंस क्या उनके बीच में फिक्स है, बस केवल क्या बढ़ा रहा हूँ, चार्ज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा, मैंने बोला यहाँ पर आर भी क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट और मीडियम भी क्या है, कांस्टेंट। ये मीडियम कांस्टेंट है, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, बताया था मैंने आपको। आर क्या भी है, सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर, सेंटर के बीच की दूरी है, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि 10 कूलम्ब चार्ज को आप किस प्रकार से डिवाइड करो दो पार्ट में कि उनके बीच में फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। तो 10 कूलम्ब चार्ज को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते, 1 9 1 8, वैसे बहुत सारे तरीके हैं, 1 लाख अरबों तरीके हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। 2 8 7 3 6 4 5 5, और भी बहुत तरीके हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। लेकिन फोर्स कब मैक्सिमम आएगा, तो फोर्स केवल एक कंडीशन में मैक्सिमम आना है, हमने क्या पढ़ रखा है, जब प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, जब प्रोडक्ट, तो भैया सबसे मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है 5 और 5 में 25 25, है ना, 25। तो जब दो एक चार्ज को आधे पार्ट में डिवाइड करूं तो उस कंडीशन में दोनों जो रिजल्ट आए, जो बने हैं उसके आधे आधे पार्ट, इक्वल पार्ट, उनका प्रोडक्ट क्या आता है, मैक्सिमम आता है। जब मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा तो फोर्स भी क्या होगा उनके बीच में, मैक्सिमम होगा। तो 5 कूलम्ब चार्ज में जब रहेगा 5 कूलम्ब का, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट करो तो क्या आ 9 आ रहा है, यहाँ पर करो तो क्या आ रहा है भैया, 9 आ रहा है, और में करोगे तो क्या होगा, 9 16 21 24, सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, 25 पर आ रहा है। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा इस केस में, सबसे ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्स ही होता है। दो चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ाते जाओ, उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होता रहेगा, ठीक है। कंबाइन, और यहाँ पर एक और होता है भैया मीडियम कांस्टेंट, जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा। अब इसका भी रीजन मैं बता दूं आपको, ठीक है। अगर आप दो चार्जों के मीडियम को बदलते जाओगे, सेम डिस्टेंस पे सेम चार्जेस के बीच में फोर्स भी क्या होगा, बदलता जाएगा। अलग अलग मीडियम में उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, अलग अलग रहेगा। अब क्यों होता है, तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। मीडियम, ये जो चीज होती है ना, ये बताती है मीडियम में कितने मॉलिक्यूल है। ये जो चीज होती है वो बताती है मीडियम के मॉलिक्यूल कितना पोलराइज हो सकता है। स्पेस की बात करता हूँ तो स्पेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। रीजन क्या, क्योंकि स्पेस में कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं है।
और स्पेस में मॉलिक्यूल नहीं होगा तो उनका पोलराइजेशन नहीं होगा, और पोलराइजेशन नहीं होगा तो भैया देखिए अब क्या होगा, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम भी बात करें भैया यहाँ पर वैक्यूम की, तो देखिए ये क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम कांस्टेंट और पोलराइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक और मॉलिक्यूल यहाँ पर बता रहे हैं, ये जितना ज्यादा होगा वहां पर मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है भैया, अच्छा इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। वैक्यूम के लिए क्या होता है 1 होता है, लीस्ट होता है वैक्यूम के लिए। वाटर के लिए क्या होता है 80 होता है, और ग्लास के लिए क्या होता है 5 होता है। समझ गए? अब ये जिसके लिए जितना ज्यादा होगा वहां पर फोर्स की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी। अब क्यों कम होगी, अब ध्यान दीजिए इसमें। ठीक है, देखो अब तक अगर मैं नोट से नहीं होता ना तो मैं बहुत पीछे होता। अब नोट से करा रहा हूँ तो बढ़िया से आपको समझ में भी आ जा रहा है, चीजें आपको दिख भी जा रही है, वरना मुंह से बोलता रह रहा तो आपको केवल सुनाई देता। अब बहुत सारी चीजें स्किप भी होती है। अब ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, अब डिटेल के नोट्स को रिवीजन कराऊंगा तो आपको अच्छे से आ ही जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, इसी को जाके 4 बार रिवाइज कर लो घर पे, रिटर्न में 1 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपके दिमाग में बस जाएगी चीजें, और आपको पता है पढ़ाए हुए से बाहर कुछ भी नहीं आता। दिक्कत कहाँ पे होती है, आप लिख ही नहीं पाते। लिखने की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा। आज कितनी तारीख है, 20 तारीख को सारे पैसे जमा कर देना, बुक आ जाएगी। ठीक है, टुगेदर विद की बुक लगाएंगे। ठीक है, टुगेदर विद का। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि, बात नहीं बेटा यहाँ पे ध्यान, अब हुआ क्या, हाँ, और ये ध्यान रखना जिस दिन क्लास में स्ट्रेंथ कम मिली अगले दिन से रिवीजन क्लास बंद। ठीक है, कोई क्लास नहीं लूंगा, क्लास में स्ट्रेंथ पूरी आएगी तभी पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं किया 4 बच्चे आ नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, रिवीजन जब ही लूंगा जब बच्चे पूरे आएंगे भाई, ध्यान। ऐसे इतने इतने रहने दो, ठीक रहेगा, इतने कम से कम इतने आने चाहिए। ठीक है, इससे कम आएंगे तो रिवीजन क्लास नहीं लूंगा भैया। और भाई जिसने एक भी क्लास छोड़ी उसको अगली क्लास में बैठने दूंगा, कम से कम 3 क्लास की मिस कराऊंगा, कोई भी हो, कम से कम उसकी 3 क्लास मिस होगी। नहीं, जो ऑफलाइन आ सकता है उसको ऑनलाइन का मतलब ही नहीं है। भटका हूं क्या मैं, है? भगवान ईसा मसीह की कृपा है, हालेलुया करके पढ़ा रहे हम यहाँ पे। देखो देखिए क्या हुआ, क्या मीडियम डालने से क्या हुआ, ये है 2 चार्ज, क्या है, एक चार्ज है एक चार्ज है, इसके बीच में क्या मीडियम है, क्या है ये। अब मीडियम आपको पता है चार्ज ये कैसा है, चार्ज पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज है, तो ये मीडियम है तो एक पोलराइज हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक बॉडी को किसी चार्ज के पास में रखा जाता तो वो क्या होती है, पोलराइज। तो इसका प्लस के सामने क्या आएगा माइनस, और माइनस के सामने क्या होगा प्लस। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर आ जाएगी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आती है, प्लस से। तो मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, ऐसे आ गई, और चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ऐसे थी। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में, क्या है, और विपरीत दिशा की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या होती है, माइनस से आती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बच्चे, चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस पोलराइज। अभी 0 भी होगा, सुन लो मेरा। अब देखिए आपको पता है दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। और आपको बता दूं 2 चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। हमने देखा इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, क्या होगी। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई वैसे क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। अब ये जितना ज्यादा होगा, ये कहा एप्सिलॉन आर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है, क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी रहती है, ये 10 है, ये क्या होगी 8 हो गई। तो अब दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2, क्या होगी 2। अगर मान लीजिए ये इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, ये क्या 10। हाँ एक बात और ध्यान रखना कि इसकी जो वैल्यू होती है पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कभी भी या तो लेस होगी या बराबर होगी, किसके लिए, चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड के से हमेशा पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड या तो कम होती है या ज्यादा ज्यादा क्या होती है, बराबर होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इससे ज्यादा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यह चार्ज के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ई नॉट है, मीडियम का पोलराइजेशन हुआ क्या आ गई ईपी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, कम होगी, कम होगी तो भैया फोर्स भी क्या होगा। इसीलिए 2 चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मीडियम में रखने पर क्या होता है, कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते। तो हमने देख लिया भैया किस प्रकार से फैक्टर अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं, कंबाइन किया इन तीनों फैक्टर को। ठीक है, ये कंबाइन किया ना, कंबाइन किया और आपका फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। ये वैक्यूम के लिए क्या होता है, आपने जो पढ़ा है एनसीईआरटी वगैरह में, ए मोटी, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है 1 होती है। ठीक है, 1 का मतलब होता है भैया वहां पर मीडियम ही नहीं है, मीडियम ये तो पोलराइजेशन
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट के बराबर रहेगी, किसके रहेगी, फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम के लिए फोर्स क्या होता है, ये हो जाता है। ठीक है, कल जहां तक पढ़ाया है परसों क्लास में नोट्स देखूंगा पूरे के पूरे यहाँ तक, जिसके नोट्स पूरे नहीं हुए, और जूते से मार के भगाऊंगा यहाँ से, चाहे कोई भी हो। लड़की होगी तो बुद्धि पे रट्टा मारूंगा खींच खींच के, और लड़का होगा तो पक्का जूते से मारूंगा। ठीक है, कोई संकोच नहीं, मारने में कोई संकोच नहीं। 11वीं क्लास की लड़कियों को घुसड़ घुसड़ पड़े हैं, पूछ लो, कोई बाहर खड़ा होगा तो पूछ लेना। 3 दिन की छुट्टी। सन्नी कुमार चश्मा लगा के यहाँ पे बैठा हुआ है, शुगर कहीं के, देखिए अभी एक न्यूमेरिकल है, यार अभी एक चार्ज ये रहा, और कहा गया, एक चार्ज 2 कूलम है, एक चार्ज का 4 कूलम है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 3, और इनके बीच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 9। तो फोर्स क्या होगा पता है, डालो वैल्यू, आंसर निकालो। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पेपर बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं, ध्यान दीजिए। पहला क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव एज वेल एज, एट्रैक्टिव कब होगा, जब चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0, और रिपल्सिव कब होगा, जब प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। समझ गया। अगला कह रहा है भैया, ये क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, क्या होता है, ये एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, ये कैसा होता है भैया, कंजर्वेटिव। 11वीं क्लास में कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा था मैंने, तो मैंने कहा था भैया कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्णन गेट पद्धति में, ये बस वाले की साजिश है, कुत्तों की टाइगर वाली। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया वर्णन क्लोज पाथ में क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, यह पाथ पे डिपेंड नहीं करता, स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, अगला कह रहा है कूलम्ब्स लॉ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब आर स्क्वायर के क्या होता है, ये इनवर्सली होता है, ये प्रॉपर्टी है। सुन, एक चार्ज ये रहा, तो दूसरे चार्ज को ऐसे ले जा, ऐसे ले जा, यहाँ पे लेके छोड़ दे, समझ गया। तो जो फोर्स लगेगा हमेशा ऐसे लगेगा, ऐसे में नहीं लगेगा, ये कंजर्वेटिव है, समझ गया। फ्रिक्शन फोर्स है, तू ऐसे चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स रास्ते पे लगेगा, जहां जहां जा रहा है ना फ्रिक्शन फोर्स वहीं पे लगता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कंजर्वेटिव नहीं है। जो कंजर्वेटिव होता है ये यहाँ पे रहेगा तब भी सीधा लगे, यहाँ पे रहेगा तब भी सीधा लगे, यहाँ पे रहेगा तब भी ऐसा, समझ गया, ये कंजर्वेटिव है। वैलिडिटी ऑफ कूलम्ब्स लॉ, देखिए बहुत अच्छा है टॉपिक है, वैलिडिटी ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, और वैलिडिटी ऑफ कूलम्ब्स लॉ कहते हैं भैया, देखिए इस पे वैलिड रहता है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट पे, इस पे वैलिड रहता है, बड़े चार्ज पे अप्लाई नहीं कर सकते आप इसको, छोटे चार्ज पे अप्लाई कर सकते हैं। बड़े चार्ज पे क्या समस्या आती है, देखिए लाइट चार्ज, अगर मैं लाइट चार्ज, भैया बड़े चार्ज है, बड़े बड़े बना सकते हैं, ठीक है। इफ द साइज ऑफ बॉडी टू लार्ज, क्या है, तो ये भैया दोनों लाइट चार्ज है, क्या है ये, अब लाइट चार्ज, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये चार्ज जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दूर वाले एंड पर, क्या होगा। अब देखिए फॉर्मूले में जो हम फोर्स रखते हैं, फॉर्मूले में जो हम डिस्टेंस रखते हैं वो हमेशा सेंटर के बीच का रखते हैं, यानी फॉर्मूले में ये वाला डिस्टेंस रख लिया आप, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया। कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, एक्चुअल डिस्टेंस ज्यादा है, फॉर्मूले वाला डिस्टेंस ज्यादा है, चलो रैप्टा मारूंगा, एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा, और फॉर्मूले वाला सेंटर वाला है, फॉर्मूले वाला कम है, जब डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स क्या आएगा, ज्यादा, तो फॉर्मूले से फोर्स क्या आने वाला है, ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में फोर्स क्या होगा, तभी फोर्स क्या, हाँ भाई, जब चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो फोर्स तो कम हो जाता है ना। ठीक है, देखिए दोबारा बोल रहा हूँ, छोटे चार्ज के साइड में करके बड़े चार्ज की बात कर रहा हूँ, जब बड़े चार्ज को लाइट चार्ज को पास में लाया जाता है तो रिपेल करके क्या होता है, इन चार्जेस के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। हम जो फॉर्मूले में दूरी रखते हैं वो सेंटर के बीच की दूरी रखते हैं, क्या रखते हैं, और सेंटर के बीच की दूरी इस वक्त एक्चुअल दूरी से क्या है, कम है, तो एक्चुअल फोर्स क्या होगा, कम आएगा, लेकिन फॉर्मूले वाला फोर्स क्या आएगा,
यानी ये यहाँ पर कुलाम्स लॉ आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। कुलाम्स लॉ से यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पर जो रियल फोर्स होगा वो फॉर्मूले एफ वाला, फॉर्मूले वाले फोर्स से क्या आएगा, कम आएगा। फॉर्मूले वाला फोर्स ज्यादा और एक्चुअल फोर्स क्या आएगा, रियल फोर्स क्या होगा, कम आएगा। अब देखिए अनलाइक चार्ज रहेंगे, क्या रहेंगे, तो ये प्लस वाला चार्ज क्या होगा, पास में आ जाएगा, माइनस वाला चार्ज क्या होगा, पास में आएगा। रियल दूरी क्या होगी, कम, और फॉर्मूले वाली दूरी क्या होगी, फॉर्मूले से फोर्स क्या आएगा, कम, क्योंकि दूरी क्या होगी रियल, और रियल जो डिस्टेंस है कम हो गया, इसलिए रियल फोर्स क्या होगा, ज्यादा। रियल फोर्स ज्यादा रहेगा, फॉर्मूले से फोर्स क्या आएगा, ये बड़ी साइज का। लेकिन छोटे साइज की, अब पॉइंट साइज की बात करूं तो पॉइंट साइज में इतना छोटा था नहीं, अब बताना आप तो हो गया खत्म, ठीक है। अब साइज अगर बहुत छोटा है तो चार्ज जाएगा कहां पे, ये ले, ये रहा साइज, ये रहा साइज, पॉइंट साइज है। अब चार्ज कहां शिफ्ट करेगा बेचारा, इसका पॉइंट का एरिया नहीं होता, तो चार्ज यहीं पे रहेगा। फॉर्मूले की दूरी चार्जेस के बीच की दूरी क्या आएगी, समझिए आप, इसलिए पॉइंट के केस में वैलिड रहता है, बड़े चार्ज के केस में वैलिड नहीं रहता, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या रहा, वेक्टर फॉर्म। तो भैया देखिए वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना, जो कूलम्ब्स लॉ में फोर्स होता है ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, रेडियली इनवर्ड नेगेटिव चार्ज के लिए होती है, और रेडियली आउटवर्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है। ये किस पे पर फोर्स लग रहा है, एक पे, कौन लगा रहा है, दो। इधर देख ले साले, एक पे फोर्स लगा है, कौन लगा रहा है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यहाँ पे फोर्स मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन कहां से लग रही है, किस पे लग रहा है, एक पे, कौन लगा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, दो से लेके, तो रेडियस की डायरेक्शन में दो, रेडियस की डायरेक्शन क्या है, दो से लेके एक की तरफ। मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गया। मैग्नीट्यूड में क्या निकालोगे, 1/4 Q1 Q2, और भी ये नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर, क्या आएगा, लेकिन दूरी कहां से ले रहे हो आप, दो से लेके एक की तरफ, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, दो से। एक काम करो, अभी उसको डिटेल में कराऊंगा, टाइम 1 मिनट से कम का बचा है, ठीक है। ऐसा इतना अच्छा चला है तो इसको तैड़ फैड़ में नहीं कराना चाहता मैं, ठीक है भैया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।